क्वेश्चन नंबर 5, ये थर्ड लेक्चर क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 5वां क्वेश्चन होगा। तीसरे लेक्चर में 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। जैसे हर एक टाइप का लगभग एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं कि जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन रहा होगा, आप लोग बना ही रहे होंगे। प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 consecutive positive integer या 3 consecutive integer is divisible by 3। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का लास्ट का दोनों लेक्चर देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से, क्योंकि स्टार्टिंग किए थे जो सबसे पहला क्वेश्चन था n² - 1 वाला या n² शायद nq-n था, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वो दोनों क्वेश्चन ही अपने आप में एक टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन सही तरह से अगर कोई ये चैप्टर पढ़े तो हमको लगता है पूरे 10th का सबसे आसान चैप्टर है। हालांकि कुछ टर्म्स है जिससे कि स्टूडेंट लोग को डर लगता है, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो कुछ है ही नहीं उसमें। ए में बी का डिवाइड किए, सी आया बी आया तो ए इक्वल्स टू बी इंटू सी प्लस डी ऐसे लिखा जाता है। उसी को बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल दिया गया, बच्चों को सिर्फ याद करने में दिक्कत होता है। तो है नंबरिंग सिस्टम जो आप लोग 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े, सेम चीज पढ़ाया जा रहा है। अब चूंकि क्लास बढ़ेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो थोड़ा सा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा होगा, तो उस हिसाब से पढ़ना भी होगा। जैसे इसमें क्या है कि प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, जैसे पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है तो हमको पता है पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में कि कोई भी अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर दे रहे हैं, तो ये जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे कि अगर हमको कभी भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2n से दिखा रहे होंगे, और नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 2n+1 से दिखा रहे होंगे। फिर अगर अगला और नंबर बोलेगा तो इससे 2 आगे बढ़ जाना है, 2n+3। 3 लगातार और नंबर बोलेगा तो फिर इससे 2 आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हर एक 2 और नंबर के बीच में 2, जैसे 3 के बाद 5 है तो हर एक 2 और नंबर के 2 लगातार और नंबर के बीच में हमेशा 2 का गैप होता है। वैसे ही अगर 2 लगातार इवन नंबर बोले तो पहला हमेशा 2n मानना है, अगला 2n+2, फिर अगला बोलेगा तो फिर इसमें 2 ऐड कर देना है। इस तरह से ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये बहुत जगह काम कर रहा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमसे, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका होता है तो वहाँ पे ये भी अप्लाई नहीं करना होता है, लेकिन जो आप 10th में बना रहे होंगे, जब क्वालिटी की क्वेश्चन चैप्टर आ रहा होगा तो उसमें ये सब सारे फॉर्म्स का यूज हो रहा होगा। तो कभी भी हमको 3 लगातार इवन नंबर सपोज करना है तो 2n से स्टार्ट करना है और 2 के गैप पे आगे बढ़ना है। और ऑड नंबर इस दोनों के बीच, ये भी इवन ये भी इवन, तो पहला ऑड इसके बीच में होगा, और 2n से जस्ट आगे वाला नंबर मतलब इससे 1 आगे वाला नंबर ऑड नंबर होगा, और इसके आगे वाला ऑड नंबर इससे 2 आगे, फिर इसके आगे वाला इससे 2 आगे, मतलब यहाँ 2n+5 लिखा रहा होगा। तो ये तो हो गया इवन नंबर लिखना या ऑड नंबर लिखना। लेकिन अगर कभी हमको 3 लगातार नंबर लिखना पड़ जाए तो उसके लिए ऐसे लिखना है n, फिर अगला n+1, फिर अगला n+2। ये 3 लगातार इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं। क्वेश्चन में ये है कि प्रूव दैट वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि अगर हम कोई भी इस पूरे पॉजिटिव इंटीजर में से कोई भी 3 लगातार नंबर को उठा दे, किसी भी 3 लगातार नंबर को, जैसे 4 5 6, मेरा मन करे 14 15 16, मेरा मन करे 100 101 102, किसी भी 3 लगातार अगर हम इंटीजर को उठा रहे होंगे तो वो तीनों में से कोई एक नंबर जरूर होगा जो 3 से कट रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, जैसे यहाँ पे ये 3 से कट रहा है। तो ये तो हो गया कि नंबर से वेरीफाई करना, लेकिन इसको बस हमको वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका वही स्टार्ट करता है। इसे स्टार्ट कैसे होगा, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कर लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर इज n, n+1, n+2। ये हम लोग 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर ऐसे मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस तीनों में से कोई एक नंबर अगर 3 से डिवाइड होना है तो हम n का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे होंगे। n तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, n में या तो 1 ऐड हो रहा है फिर 2 ऐड हो रहा है। n का बहुत सारा फॉर्म होता है 2q+r, वैसे यहाँ पे 2q+3q+r। जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये फॉर्म, 3 वाला ये फॉर्म, 4 वाला ये फॉर्म हो जाएगा। ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमको 3 से डिवाइड करना है, अब उतना स्लो नहीं बता रहे होंगे फिर वो टाइम पास हो जाएगा।
थोड़ा सा आप लोग भी स्पीड में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमको 3 से डिवाइड करना है क्वेश्चन में, तो हम 3 वाला फॉर्म ले रहे होंगे। इसका मतलब therefore यहाँ पे लिखना होगा n कैन बी expressed as n equals to 3q plus r, जहाँ r जो होगा मतलब ये जो रिमाइंडर होगा 0 से लेके 3 के बीच में होगा। जैसे अगर हम n में 3 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे r आएगा। ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा 0 से बड़ा लेकिन इस डिवाइड करने वाले नंबर से छोटा होता है, और ये जो q होगा q ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर में अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होगा, जो कोसेंट है वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो रहा होगा। इसका मतलब n का वैल्यू या तो 3q हो सकता है, कब, जब r बराबर 0 होगा तब n का वैल्यू 3q + 1 हो सकता है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इससे ज्यादा अच्छा समझ में ऐसे आएगा, जैसे ये तो ऐसे लिखा गया। अच्छा, इसमें हमको केस 1 बनाना है, क्योंकि r के नाम पे 3 वैल्यू जा रहा होगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 तो ले नहीं सकते यहाँ पे। तो हमको एक केस बनाना होगा क्या, जब r बराबर 0 है तब। केस नंबर 2 बनाना होगा जब r = 1 होगा तब, और केस 3 बनाना होगा r = 2 लेके। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अच्छा, उसके बाद जो पहला नंबर है वो है n, अगला n+1, अगला है n+2। अच्छा, जब r बराबर 0 होगा n का वैल्यू कितना होना होगा, जब r का वैल्यू 0 होगा तो n का वैल्यू होगा 3q, यहाँ पे हमको 3q रखना है। अगर n 3q है तो n+1 कितना हो जाएगा 3q + 1, n+2 कितना हो जाएगा 3q + 2। अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे 1 रख दे तो n का वैल्यू कितना होगा 3q + 1, 3q + 1। फिर इसमें अगर n इतना है तो n+1 का मतलब हमको इसमें 1 ऐड कर देना है, मतलब 3q + 2। फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे 3q + 3। फिर अगर r का वैल्यू 2 लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरे नंबर पे। अगर हम r का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेने का मतलब यहाँ पे 2 रखते होंगे। जैसे ये जो n एक नंबर है, जब इसमें 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये 3 तरह का फॉर्म होल्ड कर सकता है। किसी भी नंबर में कोई भी इंटीजर हो, अगर हम उसमें 3 का डिवाइड करते हैं, जैसे 14 ले लें, अपने मन से एक नंबर 14 ले लें, अगर इसमें हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 4 बार में लग रहा होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में अगर 3 का डिवाइड किया जाए तो हो सकता है 2 रिमाइंडर बच जाए। किसी भी नंबर में अगर 3 का डिवाइड किया जाए तो हो सकता है कोई रिमाइंडर ना बचे, और किसी नंबर में अगर 3 का डिवाइड किया जाए तो हो सकता है कि एक ही रिमाइंडर बचे। 3 ही केस हो सकता है। तो ये तो हम लोग नंबर से इस तरह से समझा रहे होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म में हमको ऐसे समझाना है कि ये तो 3q है, हमको नंबर के बारे में चूंकि पता नहीं कि n क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे 14, 15, 13 लेके समझा सकते हैं, लेकिन इस n के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं कि कौन सा नंबर है। तो इसको मान लिया जाता है कि 3q + r के फॉर्म में है। इस r के बारे में हम कंफर्म होते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0, 1 या 2 ही हो रहा होगा, बिकॉज दिस नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाई 3। लेकिन हम इस q के बारे में भी कंफर्म नहीं होते हैं, इस n के बारे में भी कंफर्म नहीं होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब इसके बेसिस पे बना होता है, इस रिमाइंडर के बेसिस पे। जब रिमाइंडर 0 होगा तो n, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 कब होगा, किसी नंबर में अगर 3 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 कब हो रहा होगा, जब वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा। जैसे 3, 6, 9, 12 है ना, 15, 18 इस तरह से। किसी नंबर में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 1 कब हो रहा होगा, जब वो 3 के मल्टीपल से जस्ट 1 आगे हो, जैसे 4 हो गया, जैसे 7 हो गया, जैसे 10 हो गया। और किसी नंबर में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 2 कब बच रहा होगा, वो नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, जैसे 5, 6 से 2 ज्यादा मतलब 8, 9 से 2 ज्यादा मतलब 11। इस तरह से हमको सोचना है। तो जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है वो पूरी तरह से किसी भी टीचर पे डिपेंडेंट ना हो, पूरी तरह से कभी भी मतलब ऑनलाइन पढ़ाई पे डिपेंडेंट ना हो। ऑनलाइन पढ़ाई बस एक जरिया है कि आपको बस ओवरव्यू दिया जाता है। हालांकि हम भी पूरा 100% अपना इस मोड में नहीं सिखा पाते हैं, जो यही फैक्ट है। इनफैक्ट कोई भी टीचर ऐसे ऑनलाइन नहीं सिखा पाएगा आपको। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप बुक का रीडिंग दीजिए। हमेशा हर चीज में ऑनलाइन सही नहीं है। जब तक बुक नहीं पढ़िएगा, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, तब तक बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो सकता है।
क्योंकि अब का टाइम ऐसा हो गया है, जैसे आप लोग सब कोई न्यूज़ देखते होंगे या जो भी कंपटीशन होता है, आपके घर में जो भी सीनियर होंगे उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है या जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है या बहुत सारा एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, फिर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें इतना फास्ट बनाना होता है कि जैसे एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, 120 मिनट का टाइम होता है और आपको 200 क्वेश्चन बनाना होता है। और अभी के टाइम में कंपटीशन ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में जो कि उस एग्जाम में 200 क्वेश्चन बना के आते हैं विद इन 120 मिनट्स। तो सोचिए उनका स्पीड कितना फास्ट रहता होगा। आज से 8 साल पहले जो जैसे मान लेते हैं कि अगर 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इस 200 नंबर में आज से 8 साल पहले सिर्फ 120-30 नंबर लाने का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जो लोग 170 नंबर भी ला रहे हैं, 180 नंबर भी ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी डाउट में चला जाता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनसे ऊपर हजारों स्टूडेंट होते हैं जो 200 में 200 ऑलरेडी ला सकते होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं ये सब चीज कि सिर्फ यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ये पूरे पढ़ाई का सिर्फ 10% है। अब ये हम आपको कैसे समझाएंगे हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से यही बता सकते हैं आपको कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे इसमें, चाहे 11th क्लास की वीडियोज में, चाहे 12th क्लास में, ये मेरे पढ़ाने का सिर्फ 20% हम बोल सकते हैं। जो भी लोग क्लास में पढ़े होंगे, जो पहले से पढ़ चुके होंगे, उनको पता होगा कि क्या पढ़ाने का तरीका होता है। तो चूंकि अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप लोग को भी पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से यही रहेगा कि आप लोग कम से कम बुक का स्टडी करिए, पूरा हर एक एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द थ्योरी के लिए उससे अच्छा बुक कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर एक चीज का थ्योरी उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो बुक का रीडिंग करिए। अभी जैसे हर एक स्टूडेंट के स्कूल में फेयर से छुटकारा मिल गया, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है, जो कि बहुत बड़ा हेडेक होता है स्टूडेंट के लिए कि एक एक क्लास में, खैर लेक्चर देना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो काम का बात है वही करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाहते हैं। बोलने का यही मतलब है कि सेल्फ स्टडी करना ज्यादा जरूरी है, इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं मेरा, फिर वो अच्छा नहीं होगा बोलना। फिर अगर r=2 लेते हैं, यहाँ से r का वैल्यू अगर 2 ले लें, तो अगर यहाँ पे सोचिए r का वैल्यू अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो ये 3q+2 हो रहा होगा, 3q+2। n का वैल्यू होगा 3q+2, n के जगह पे कितना आ रहा होगा 3q+2, और फिर जस्ट इससे एक आगे मतलब 3q+3, इससे जस्ट एक आगे मतलब 3q+4 होगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तीन लगातार अगर कोई इंटीजर है तो उसमें से कोई एक नंबर हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा होगा, यही दिखाना है। तो अगर 3 लगातार नंबर लेना है, तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ n मानते थे किसी इंटीजर को, लेकिन अगर 3 लगातार है मतलब अगला नंबर इससे एक ज्यादा होगा, इससे अगला नंबर इससे एक ज्यादा होगा, मतलब n+2 हो रहा होगा। अगर 3 लगातार नंबर ऐसा है तो वो n बहुत सारा फॉर्म होल्ड कर सकता है। जैसे भी आपको बताया गया, हर एक क्वेश्चन में हम बहुत टाइम दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि सामने हो सकता है बहुत वीक स्टूडेंट बैठा हो, उसको भी समझ में आना चाहिए। क्लास में तो सामने समझ में आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे तो पता नहीं चलता है, इसलिए बहुत स्लो बताया जा रहा है। n का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, 2q+r, 3q, 4q, ये सब हो सकता है। अब उसमें से कौन सा वैल्यू हम लें, जैसे 2 का मतलब 2/1 भी होता है, 2 का पावर 1 भी होता है, 2 × 1 भी होता है, 2.0 भी होता है, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू होता है, +2 भी होता है। तो जब जैसा सिचुएशन होगा हम 2 का वो वाला फॉर्म ले रहे होंगे, वैसे ही n का कौन सा फॉर्म लें वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना है। क्योंकि अभी 3 से डिवाइड करना है तो हमको 2 का फॉर्म नहीं लेना है, हमको 3q+r वाला फॉर्म लेना है। अगर n का वैल्यू हम 3q+r ले रहे हैं, 3q+r, तो उस टाइम पे जो रिमाइंडर होगा दैट इज बिटवीन 0 to 3। इट मींस दैट r मे बी 0, मे बी 1 एंड मे बी 2। तो हमको तीनों सिचुएशन पे खेल खेलना है। अगर r का वैल्यू 0 लेते हैं तो इस n का वैल्यू, अगर r का वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दे तो n का वैल्यू 3q होगा, और अगर ये 3q तो ये 3q+1, ये 3q+2। अच्छा, अगर r का वैल्यू 1 ले तो 3q+1 यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, इससे एक ज्यादा है तो 2, इससे एक ज्यादा है तो 3 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे पुट कर दे तो 3q+2 हो रहा होगा, यहाँ पे n की जगह पे 3q+2।
फिर इससे एक आगे बढ़ना है, 3 लगातार है तो एक आगे बढ़ जाना है। अब हमको ये दिखाना है कि इस तीनों में से कोई एक नंबर 3 से कट रहा होगा। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऐसे टेबल बना के यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, क्लियरली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इस यहाँ पे लिखना होगा। इस तीनों में ये देखिए ये 3 से नहीं कट रहा होगा, ये तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि क्या 7 3 से कटता है, एक तो तरीका है जैसे बच्चा में सिखाया गया था 3 से डिवाइड किया जाए और यहाँ पे बोले कि रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब नहीं कट रहा होगा। एक तरीका है कि हम इसको 6 + 1 लिख दें और नीचे में 3 लिख दें। 3 से तो ये पूरा पूरा कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा है वही रिमाइंडर होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, 3 से कट रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम इसमें मन ही मन 3 का डिवाइड कर रहे होंगे। हर एक चीज को लिखना नहीं होता है, अब बस यहाँ पे सीधा लिख देना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लियरली दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये भी 3 से कटेगा ये भी 3 से। यहाँ ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा, मतलब इस केस में ये नहीं लेकिन ये कटेगा, इस केस में ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया वन ऑफ द 3, इफ आई एम टेकिंग एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर देन वन ऑफ द 3 मतलब तीनों में से कोई एक ही 3 से कट रहा होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे होंगे क्लियरली 3q इज डिविजिबल बाय 3। इस केस में लिख रहे होंगे क्लियरली ये वाला नंबर 3q + 3 इज डिविजिबल बाय 3। इस केस में लिख रहे होंगे 3q + 3 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, इसको जल्दी से नोट करिए। A and B are 2 odd positive integer. If A and B are 2 odd positive integer such that A is greater than B, then so that one of the numbers, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। दैट वन ऑफ द नंबर a + b/2, a - b/2 is even and other is odd। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर देते हैं। इफ a and b are 2 odd positive integer, और पॉजिटिव इंटीजर भी समझ में आ रहा होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया गया कि अगर कभी भी हमको इवन मानना हो तो 2n मानना होगा, ऑड मानना है तो 2n + 1 मानना होगा। 2n - 1 भी माना जा सकता है लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे मानना। सर अच्छा का मतलब क्या होता है? सर अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये भी है, इसको भी मान सकते हैं लेकिन इसको मानिएगा तो ज़्यादा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने। अच्छा सर मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में? सर इसको ऐसे मानने में मजा क्यों नहीं आएगा सर? सर इसको भी मान के दिखाइए। ठीक है, इसको भी दिखा दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसी को भी मान के बनाना है। ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में सिर्फ ऑड का काम है, मतलब इसको हटा रहे होंगे। अच्छा 2 नंबर है, ए भी है बी भी है और दोनों ही अपने आप में ऑड पॉजिटिव इंटीजर को दिखा रहा है। क्वेश्चन में आगे मेंशन कर दिया कि ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा नंबर है बी छोटा नंबर है। सच दैट वन ऑफ द नंबर, नहीं सच दैट नहीं, सॉरी सो दैट है, ये इसको लिख लीजिएगा सो दैट है। सो दैट वन ऑफ द नंबर्स a + b/2, a - b/2 इज इवन नंबर एंड द अदर इज ऑड नंबर। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, फिर से वहीं से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। लेट a b, अगर इसको हम 2n, अच्छा छोटा कौन है b, तो हम पहले b को ही मान लेते हैं। b को अगर हम ये मान लेते हैं 2n + 1 है, और चूंकि b से a बड़ा है, b से a बड़ा है, अच्छा ये ऑड है, मन ही मन सोच लेते हैं कि b का मतलब ऑड है, ऑड का मतलब 3 मान लेते हैं। तो 3 से बड़ा, अगर 3 से बड़ा कोई ऑड सोचना है तो हम 5 भी सोच सकते हैं। 3 से बड़ा कोई ऑड सोचना है तो हम 7 भी सोच सकते हैं। तो 3 से बड़ा कोई भी ऑड हो सकता है इसका आगे, लेकिन हमको ये तो नंबर्स के फॉर्म में भी समझना जरूरी है ताकि फील आए बच्चे को कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है नंबर पे। अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको फील होना चाहिए अंदर अंदर कि क्वेश्चन आखिर बन कैसे रहा है, ये नंबर्स पे कैसे काम कर रहा होगा। क्योंकि हम हर एक नंबर्स को, कोई किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम नंबर को लेके क्यों नहीं बना सकते, हम नंबर्स को लेके इसलिए नहीं बना सकते हैं कि 3 छोटा होता है 5 से, 5 छोटा होता है 7 से, 3 छोटा होता है 7 से, तो ऐसा इनफाइनाइट रिलेशन बन सकता है बिटवीन 2 ऑड नंबर्स जिसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा।
तो हम कितने सारे नंबर्स पे ऐसे क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, उस केस में हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जनरलाइज कर रहे होते हैं। मतलब एक ऐसा वैल्यू सोच लेते हैं जिसके अंदर सारा वैल्यू आ जाता है। मतलब ये एक ऐसे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऐसा ऑड नंबर है जो अपने अंदर सारे ऑड वैल्यू को होल्ड कर लेता है। मतलब n का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो हमको हर एक ऑड नंबर देगा। जैसे अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 पुट कर दें तो हमको 5 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर b को हम मान लेते हैं 2n+1, और चूंकि a लिखेंगे यहाँ पे, सिंस a इज ग्रेटर देन b इम्प्लाइज a जो होगा वो इस ऑड से बड़ा होगा। अच्छा, अभी बताया गया था कि अगर हम ऑड नंबर को 2n+1 मानते हैं तो इससे बड़ा वाला ऑड हम क्या मान सकते हैं, 2n+3 मान सकते हैं। इससे 2 ज़्यादा, इससे बड़ा वाला ऑड और क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। इससे भी 2 ज़्यादा, मतलब हर एक 2 ऑड नंबर के बीच में 2 गैप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक, अच्छा a को भी पूरा नहीं लिखा गया, 2n+3 भी बोल सकते हैं इसको, या तो इसको 2n+3 बोल दे, या तो 2n+5, 2n+7 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज, अच्छा ये तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सबको समझ में आ रहा हो कि ये जो नंबर है इस नंबर से बड़ा है। यहाँ पे लिख देना है वेयर, ये मेंशन करना पड़ेगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखना कंपल्सरी है। नेचुरल की जगह हम होल नंबर भी लिख सकते हैं। इफ आई एम राइटिंग होल नंबर इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ n विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगर n 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 होगा और 0 + 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब n के 0 वैल्यू पे ये 1 आंसर दे रहा होगा, तब उस टाइम पे ये 3 आंसर दे रहा होगा। अगर होल नंबर अगर 1 लेते हैं हम तो ये तो उस टाइम पे 3 दे रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे ये 5 दे रहा होगा। अगर 1 को यहाँ पुट कर दे तो ये टोटल 5 दे रहा होगा। अच्छा, देयरफॉर हमको दिखाना क्या है, एक बार a + b/2 को दिखाना है और एक बार a - b/2 को दिखाना है। अगर हम a के वैल्यू को 2n+3 ले रहे हैं तो b के वैल्यू को हमको 2n+1 लेना होगा, है ना। दोनों वैल्यूज को a और b को इसमें भी और इसमें भी पुट करना है, डिवाइडेड/2 भी करना है, कॉमा a के जगह पे हमको रखना है 2n+3 - 2n+1 और डिवाइडेड/2 भी करना है। तो जब यहाँ पे इस दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे लिख रहे होंगे 4n प्लस में 4 डिवाइडेड/2, और यहाँ तो 2n ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 2 आ रहा होगा और नीचे भी 2 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अभी फिर से वही क्वेश्चन आया कि इस 2 से ये भी डिवाइड होगा, इस 2 से ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच रहा होगा 2n, और इधर साइड में बच रहा होगा 2, और नीचे में भी 2 बच रहा होगा, और उधर साइड में कितना बच रहा होगा 1। अच्छा, अब यहाँ पे बस एक लास्ट में हमको स्टेटमेंट लिखना होता है कि क्लियरली दिस a + b/2 रिप्रेजेंट्स ए इवन नंबर, क्योंकि ये पूरा नंबर 2 से पूरा कट जाएगा, वेयर एज a - b/2 रिप्रेजेंट्स एन ऑड नंबर, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1। मतलब ये स्टेप अगर नहीं भी लिखे तब भी काम चल जाएगा, हमको बस जस्ट ये शो कर देना है, बस यहाँ स्टेटमेंट के थ्रू लिख देना है, क्लियरली a + b/2 इज ए इवन नंबर, whereas a - b/2 रिप्रेजेंट्स एन ऑड नंबर। बस इस क्वेश्चन का इतना ही सोल्यूशन हुआ। अच्छा, बहुत लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको 2n+1 माने, तो यहाँ भी n ही लिखना है, यहाँ पे आप a मान के बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कोई भी दोनों अल्फाबेट मान के बना सकते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि a b से बड़ा ही है, तो अगर हम 2n+1 ले रहे हैं तो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू हमको सोच लेना है। यहाँ पे अगर 3 की जगह 5 भी रख रहे होते तब भी मेरा आंसर आ रहा होता, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ये सबको समझ में आ रहा हो कि ये भी एक ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम 5 की जगह पे 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन इस तरह से कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर can be in the form of 6q + 1 or 6q + 3 for some integer q। यहाँ q कोई इंटीजर हो सकता है,
तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका हो सकता है, पहले तो हमको क्वेश्चन सही से पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है हमको कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ऑड का बात हो रहा है कि इवन का बात हो रहा है। इंटीजर तो क्लियर है सबको, जो गियर वाला था इंटीजर, और उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर और उसमें भी ऑड इंटीजर। हमको ये समझ में आ रहा है कि सर ऑड इंटीजर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा सर एक ही चीज को बार बार बताता है, हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज को बार बार रिपीट कर देता है। मैंने रिपीट करने का ये कारण है कि जो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा वीक है, जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, वो भी लोग बार बार क्वेश्चन में एक ही चीज को देखें और उनसे उनको हेल्प मिल जाए, वो सीखें। तो जैसे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का बात करते हैं तो ये सारा पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें से भी हमको सिर्फ ऑड को सिलेक्ट करना है, मतलब सारे इवेंट्स को हमको हटा देना है, यहाँ पे सब इवेंट्स को हटा देना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो ये जो सारा नंबर होगा, अगर हम इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करें, जैसे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर कर दिए, तो ये जो नंबर आया ये या तो इस फॉर्म में होगा, चाहे ये नंबर इस फॉर्म में होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4 + 1, इसको लिख सकते हैं 6 × 8 + 2, 6 × 8 + 1 हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं कि हम 3 ही लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + 3। इसका मतलब किसी भी और नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं एक्सेप्ट 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, लेकिन 1 को हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर हम लिटरली दिखाना ही चाहे कि 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं 6 × 0 + 1, और क्यों कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 0 भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा सबको। और यहाँ पे 7 के बाद अगर 9 ले लें, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 को भी अगर हम 6 के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे बहुत लोग को ये लग रहा हो कि सर डायरेक्ट कैसे लिखे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 81 में 6 का डिवाइड कर सकते हैं, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बच रहा होगा, और फिर 3 बार में लाएगा तो फिर 3 ही बच जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेट्स डिवीजन लेमा दिस 81 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 × 13 + 3। इसका मतलब 6 × कोई इंटीजर का मतलब q प्लस में 3, 6 × कोई इंटीजर प्लस में 3, 6 × कोई इंटीजर प्लस में 1, 6 × कोई इंटीजर प्लस में 1। समझ में आ रहा होगा सबको कि हम किसी भी और नंबर के स्क्वायर को, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 के स्क्वायर को आप बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 2 होता है, ये तो कभी ऐसा होता ही नहीं, मतलब 1 ही होता है। अच्छा 1 का मतलब होता है सर, 1 का मतलब 1 + 0 होता है, और 0 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। तो सर एक बच्चे के मन में आएगा सर ये आप ये 6 क्यों लिखे सर, आप 7 क्यों नहीं लिखे सर, आप 8 क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे 8 भी तो लिख सकते थे। 8 का भी 0 से मल्टीप्लाई 0 ही देता है, क्योंकि अभी हमको इस फॉर्म में दिखाना है। अगर यहाँ 7q + 1 होता है तो 7 लिखे होते हैं, अभी 6q + 1 करना है तो हम यहाँ पे 6 से दिखा रहे होंगे। मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ ईदर 6q + 1 और 6q + 3। ये सबको समझ में आ रहा होगा। बट इन द सेम मैनर हर एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से नंबर्स के फॉर्म में तो समझ ही रहे थे, बट जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होता है कि हमको नंबर्स के फॉर्म में नहीं दिखाना है, वी नीड टू शो द प्रूफ अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, उसको जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज करने का मतलब हुआ पहले तो हमको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट ऑड एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू में n। अच्छा अब n का कौन सा फॉर्म हो सकता है, n या तो 2q + r हो सकता है, 3q + r हो सकता है, या 4q + r हो सकता है, या 5q + r हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर हम कौन सा फॉर्म लें। अगर हम ये फॉर्म लेते हैं 2q + r का फॉर्म लेते हैं, तो अगर n = 2q + r लिखा जाता है। अब इतने क्वेश्चन बनाने के बाद बहुत लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि अगर हम 2q + r लिखते हैं तो ये r 0 से 2 के बीच में हो रहा होगा, और 0 से 2 के बीच में होने का मतलब है r या तो 0 या तो 1 होगा। इसका मतलब जब n मतलब कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो या तो वो नंबर पूरा कटेगा, मतलब r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2q आएगा, मतलब पूरा कट रहा होगा। अगर नहीं कटता है तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा होगा। आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करिए, जैसे 3 हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, 4 हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर, फिर 5 हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब हर एक नंबर ऐसे स्टेप वाइज बढ़ते जाए, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड करते जाए तो 0 1 ऐसे ही रिमाइंडर मिलता होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 से पूरा कट गया वो इवन है,
और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो ऑड है। अगर क्वेश्चन n को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 3q प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये मतलब हुआ, नहीं करो उस तरह से, अगर n का वैल्यू 3q प्लस r होगा, इसका मतलब 3q r कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, फ्रॉम 0 to 3 बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब इस r के नाम पे हम या तो 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो ये लिखाएगा, अगर हम r के नाम पे 1 लेते हैं तो 3q प्लस 1 लिखा रहा होगा, और अगर r के नाम पे 2 ले रहे होते हैं तो 3q प्लस 2 लिखा रहा होगा। इतना सबको क्लियर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कोई भी नंबर है, जब हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो ये तीनों में से कोई एक फॉर्म होल्ड कर रहा होगा। जैसे अगर हम 5 में 3 का डिवाइड कर दें तो 2 रिमाइंडर बच रहा होगा, इसका मतलब ये फॉर्म होल्ड किया। अगर हम 6 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म होल्ड कर रहा होगा, कोई रिमाइंडर नहीं है। लेकिन अगर 7 में 3 का डिवाइड कर रहा होंगे तो एक रिमाइंडर बच रहा होगा, मतलब ये वाला फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आता है कि जब हम n का ये वाला फॉर्म लेते हैं तब तो हम ऑड इवन बता सकते हैं क्लियरली कि ये इवन है, ये ऑड है। इसके पहले एक और भी समझ लीजिए, जब हम n को 4q प्लस r का फॉर्म दिखा देते हैं तो ये या तो 4q आता है, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये इवन है, ये वाला इवन है क्योंकि 2 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन ये ऑड है, ये ऑड है। इसका ये मतलब होगा कि जब भी हम किसी नंबर में 2 का, 4 का, 6 का अगर डिवाइड करें तो हमको ये पता चल जाता है कि ऑड कौन है, इवन कौन है। लेकिन अगर कभी भी नंबर में अगर हम ऑड नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 का डिवाइड कर रहे हैं, 5 का डिवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि कौन ऑड है कौन इवन है। जैसे इस केस में 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम ये कंफर्म नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो q है वो एक इंटीजर होता है। जिस दिन q के नाम पे अगर 2 आ रहा होगा ये तो इवन बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 आता है तो ये 3 2 6 प्लस 1 ये तो ऑड बन जाएगा। यहाँ पे अगर 2 आता है तो ये 3 2 6, ये यहाँ पे अगर 2 आएगा तो 3 2 6 प्लस का 2 8 हो जाएगा, ये इवन बन जाएगा। लेकिन अगर n के q के नाम पे 3 अगर आ जाता है तो ये 9 बनेगा, यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो ये 11 बन जाएगा। उस टाइम पे 2 ऑड बन रहा होगा। जब n का वैल्यू, q का वैल्यू हम इवन नंबर रख रहे हैं तो उस टाइम पे 2 इवन बन रहा है, एक ऑड बन रहा है। मतलब ये बताने का ये मतलब है कि जब हम 2q या 4q वाला फॉर्म ले रहे हैं तो ऑड इवन हमको क्लियर है पूरे अच्छे तरह से, ऑड इवन पता चल रहा है। लेकिन जब हम 3 वाला फॉर्म ले रहे हैं तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन इवन है कौन ऑड है। मतलब हम ये चीज कंफर्म है कि तीनों में से कोई एक नंबर ऑड या इवन हो रहा होगा, या हो सकता है 2 ऑड हो जाए 1 इवन हो जाए, जैसे यहाँ पे था 2 ऑड हो गया 1 इवन हो गया, या हो सकता है 2 इवन हो जाए 1 ऑड हो जाए। लेकिन कभी भी हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन ऑड होगा कौन इवन होगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमको ऑड नंबर का बात किया जा रहा है, तो अगर हम 3 वाला फॉर्म ले लें या 5 वाला फॉर्म ले लें तो हम कभी भी नंबर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम ऑड हो मेरे पास आ जाओ, तुम ऑड हो मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला ऑड है, मतलब इस पे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस पे आगे मैच खेला जा सकता है। लेकिन ये इवन है, इसको छोड़ दिया जा सकता है। बट इन दिस केस आई कैन नेवर बी श्योर दैट विच ऑफ दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। होप सबको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम ऑड इवन क्यों नहीं बता सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रहा होगा सबको कि ऑड इवन क्यों नहीं बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया गया आपको। अब चूंकि हमको इस फॉर्म में दिखाना है नंबर्स को, और चूंकि नंबर के स्क्वायर को दिखाना है, तो अगर हम 2 लेते हैं, जैसे एक बार समझाने के लिए, अगर हम 2q लेते हैं और 2q प्लस 1 लेते हैं, इसका मतलब हम n का ये वाला फॉर्म का यूज कर रहे हैं 2q प्लस r का। r 0 से लेके 2 के बीच में होगा, 0 होगा तो ये होगा, 1 होगा तो ये होगा। जहाँ पे ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा, ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, हमको ऑड का स्क्वायर भी करना है, वो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये जो है इसका हमको स्क्वायर भी करना है। तो जब हम n का स्क्वायर कर रहे होंगे इस ऑड, ये इवन को नहीं ले रहे हैं, ऑड को ले रहे हैं। जब ये ऑड नंबर का मतलब 2q प्लस 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये हमको 4q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 दे रहा होगा। लेकिन इस नंबर को हम ये कभी नहीं दिखा सकते कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से 6 कॉमन ही नहीं है। सर एक बच्चे के दिमाग में है कि सर हम ऐसा नहीं दिखा सकते, मतलब जिसको दिखाएंगे उसी को क्वेश्चन में ले रहे होंगे, इसको क्यों नहीं ले सकते, आप इससे क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये थोड़ी ना पढ़ाने का तरीका होगा कि अगर 6q प्लस 1 के फॉर्म में है तो हम अपने मन से किसी को ले लें। तो ये आपको बिगिनिंग में ही समझा दिया गया है कि अगर 2 है तो 2 का पावर 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसको सॉल्व करना है हमको,
तो उस टाइम पे दिखा रहे होंगे हाँ 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, 4 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो जहां जिस भी फॉर्म से क्वेश्चन बनता है इसके जगह पे ये लेना, चाहे ये लेना, चाहे ये लेना, कोई भी फॉर्म गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाएगा हम उसी सुटेबल फॉर्म का यूज करें ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्योंकि हर एक फॉर्म को इस फॉर्म के थ्रू हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम n = 2q+1 ले रहे थे तो उसका स्क्वायर करने से मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर 3q+r ले रहे होते हैं तो उसमें हम ऑड इवन भी नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब अगर हम n = में अगर हम 4 का भी फॉर्म लेते हैं, जैसे 4q+r ले लेंगे, तो इस टाइम पे हमको पहला 4q मिलेगा, जब रिमाइंडर 0 होगा तब r बिलोंग्स टू 0 to 4 होगा। अगर 4q+1 भी ले सकते हैं, 4q+2 भी ले सकते हैं, 4q+3 भी ले सकते हैं। मतलब ये n इस 4 वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इसमें ये इवन, ये ऑड, क्योंकि हमको ऑड का स्क्वायर को दिखाना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, इस नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे, मतलब 4q+1 का जब स्क्वायर होगा तो ये 16q का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 8q बनना होगा और प्लस में ये बनना होगा, a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। लेकिन इसमें से हम 6 कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जैसे अभी 2q+1 के फॉर्म में आ रहा था, जब इसमें से 6 कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमको अब चूंकि 5 का तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से भी 6 कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब इसको हमको 6q+r के फॉर्म में ही दिखाना होगा, तब ये जाके 6q बनना होगा। ये 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5 तक जाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे रिमाइंडर 0 से लेकर 6 के बीच में होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, ये ऐसा चेक करिए कि यहाँ पे दिक्कत होता है, थोड़ा सा कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये तब इवन हुआ, ये ऑड हुआ, ये इवन हुआ, ये ऑड, फिर ये इवन, ये ऑड हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमको करना क्या है कि हर एक ऑड के स्क्वायर पे कितना है। जब हम n = 6q+1 लेते हैं, इसका मतलब हमको n का स्क्वायर भी करना है। दिस इंप्लाइज अगर n ये है, इसका मतलब n² कितना होगा, 6q+1 का स्क्वायर होगा। और a + b का स्क्वायर मतलब 36q का होल स्क्वायर, 2ab का मतलब हो जाएगा 12q और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इस दोनों में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 6q का होल स्क्वायर प्लस में 2q। अब एज ए 10th स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कॉमन कैसे लिया जाता है। नाउ इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन दैट q इज सम इंटीजर, इट मींस दैट अच्छा जैसे q इंटीजर बोलता है तो हमको ऐसे सोचना, पढ़ाई को एकदम गरीब बच्चा की तरह पढ़ना है हमको। गरीब बच्चा का इन द सेंस कि जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता था बचपन में कि जैसे सबको सिखाया गया होगा ना बचपन में कि गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, ये बकरी का पूंछ, फिर मामा जी का मूंछ, ऐसे सिखाया जाता था। वो सबसे बेस्ट मेथड होता था पढ़ाने का, जिससे बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाता है कोई भी चीज। इसी को बोलते हैं गरीब मेथड। गरीब मेथड बोला जाता है, गैर मेथड नहीं, गरीब मेथड। गरीब मेथड का मतलब हमको पढ़ाई जैसे समझ में आए हम उसी मेथड को प्रीफर कर रहे होंगे। वो अलग बात है कि स्कूल में चाहे कहीं भी आपको बहुत ही एकदम डिसिप्लिन वे में पढ़ाया जाता है, तो वो उनका काम है पढ़ाना, ठीक है। हमको मेरा पढ़ाई जिस हिसाब से समझ में आएगा, हम इसको जो बोले, मेरा मर्जी जो बोले, जैसे समझ में आए हम वैसे समझेंगे। मेरे दिमाग में कोई चीज कैसे स्टोर हो रहा है वो हमको पता है, आपको पता है कि आपके दिमाग में ये चीज कैसे स्टोर हो रहा होगा। ये मेरा सोच है जैसे हम समझाते हैं, चाहे कोई और टीचर आएंगे वो अपने हिसाब से समझा रहे होंगे, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप कैसे चीजों को समझ सकते हैं, इसको आप अपने दिमाग में कैसे ले जाइएगा, अपना कुछ ट्रिक बनाइए, अपना कुछ मेथड बनाइए। इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। वहां से दिमाग बहुत एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है सेल्फ स्टडी से दिमाग। आज भी बिल गेट्स साल में 30 बुक पूरा पढ़ जाते हैं, उतना पैसा होने के बाद भी तो नहीं भी पढ़ सकते थे, बुक पूरा 30 बुक पढ़ते हैं, है ना। बुक पढ़ने का अलग ही फायदा होता है, इसलिए बोलते हैं बुक पढ़िए। फिर यहाँ पे ये अगर इंटीजर है, इट मींस दैट इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, उसमें 6 का इंटू की इंटीजर, इस सब इंटीजर बन गया। इसका मतलब इस सब को हम 6p+1 लिख सकते हैं, वेयर p = 6q² प्लस में 2q, बस इतना लिख सकते हैं। तो ये जो ऑड था, मतलब ये जो n = 6q+r है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ n, एंड इफ दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द n,
मीन्स इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, दैट नंबर मे होल्ड वन ऑफ दिस 5 नंबर्स, वन ऑफ दिस 5 नंबर्स। या तो उस जैसे किसी नंबर में अगर 6 का डिवाइड करता है, इसका मतलब वो पूरा पूरा कट सकता है, इसका मतलब कटने पे 1 रिमाइंडर दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। तो जब कटने पे पूरा पूरा कट जाए, वो 0 रिमाइंडर दे रहा, मतलब वो इवन नंबर है। कोई भी नंबर ले लीजिए जो 6 से पूरा कटता है तो इवन नंबर होगा। रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है तो वो हमेशा ऑड होगा, जैसे 7, जैसे 13। रिमाइंडर 2 देगा तो वो हमेशा एक इवन नंबर हो रहा होगा, जैसे 14। रिमाइंडर 2 देगा 14 है। ये सबको समझ में आ रहा होगा, तो आगे अपने से खुद से समझ सकते हैं। अच्छा, वैसे ही क्योंकि ये फॉर्म लिए हैं तो हमको ये 5 पे काम करना है, 1 2 3 4 5 6 पे काम करना है। उस 6 में एक फॉर्म तो ये हम दिखा दिए, यहाँ पे एक और फॉर्म दिखा देते हैं। 6 प्लस में 3 का फॉर्म लेना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। और प्लस में कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो उसको सुधार लीजिएगा। और इस पूरी में से अगर हम 6 कॉमन ले लें, चाहे मेरा मन करे इस 9 को हम 6 प्लस 3 भी बना सकते हैं, इस 9 को 6 प्लस 3 भी बना सकते हैं। तो हम इस पूरे में से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6। तो यहाँ बच जाएगा 6q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1 और प्लस में 3। ये पूरा का पूरा एक नया इंटीजर बन गया, मतलब 6p प्लस में 3। मतलब इस ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में दिखाएं, इस ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में दिखाएं। क्वेश्चन में वही है कि अगर कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, नहीं तो इस फॉर्म में होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आंसर तुमको 6q प्लस 1 के फॉर्म में लाना है या 6q प्लस 3 के, आप तो p के फॉर्म में ला रहे हैं। तो क्वेश्चन में करेक्शन ये करना था कि अगर हमको q के फॉर्म में लाना है तो आप यहीं पे p बना दीजिए, इसको p, ये जो क्वेश्चन है उसको p बना दीजिए, p। ये सब p के फॉर्म में चला जाएगा, सब p हो जाएगा। ये भी p हो जाएगा, है ना। हर जगह पे p होगा, ये सब p हो जाएगा, ये सब p हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ भी p हो रहा होगा, ये भी p हो जाएगा। और ये पूरा जो एक नया इंटीजर बनेगा उसको आप क्यू बोल सकते हैं, इसको क्यू बोल के और यहाँ पे पी कर देना। सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में अगर क्यू बोल रहा है तो हम नंबर्स को जो 6q प्लस आर के फॉर्म में बोलते हैं तो उसको 6p प्लस आर बोल देंगे, और जो लास्ट में नया इंटीजर बना उसको हम क्यू बोल देंगे। तो ये तो 2 केस हो गया। तीसरे केस में इसका स्क्वायर करके आप खुद से बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा खुद से होमवर्क भी करना। सर इतना ज्यादा करना होता है क्या किसी क्वेश्चन में? ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है, आपको अगर समझ में आ गया तो बनाने में 2 से 3 मिनट लग रहा होता है। सर पता है सर, ऐसा ही क्वेश्चन देख के हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता, मन करता है पढ़ाई ही छोड़ दे, मन करता है पढ़ाई ही छोड़ दे। अब ऐसा क्या ये क्या कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये क्या पढ़ाई का मतलब है। देख, अगर तू नहीं पढ़ता है तो तेरे नहीं पढ़ने के कितने फायदे हैं। तू नहीं पढ़ेगा तो पढ़ने वाले के भी बहुत फायदे होते हैं, और अगर तू नहीं पढ़ता है तो उसके भी बहुत फायदे हैं। फायदा गिना देते हैं आपको। तू नहीं पढ़ेगा, एक दिन तू अपने ही नजरों में गिर जाएगा, पूरी अच्छी तरह से एकदम गिरना ही है। फिर उसके बाद वैसा ही गिरा हुआ कॉलेज मिलेगा, और गिरा हुआ कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पे आपसे भी गिरा हुआ लोग होगा, और चूंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है कंपटीशन का, तो अच्छा लोग को देख के हम लोग और अच्छा करना चाहते हैं। तो जो गिरा हुआ लड़का रहेगा उसके आसपास सब गिरे हुए रहेंगे, तो वो चाहेगा कि उससे भी नीचे गिर जाए, कंपटीशन का भावना उसके अंदर और नीचे गिरेगा। ऐसे ही गिरते गिरते एक टाइम आएगा उसके शादी का। जिस दिन शादी का समय आएगा उसके आपके पापा मम्मी से लोग पूछ रहे होंगे कि हाँ भाई आपकी बेटा को आपको कैसी बहू चाहिए, तो आपके पापा मम्मी बता रहे होंगे मेरा बेटा तो बहुत गिरा हुआ है, उसको उससे भी गिरी हुई लड़की चाहिए। सोच, अगर तू गिरा हुआ, तेरी वाइफ तुझसे भी गिरी हुई, तो तेरा बच्चा तुम दोनों से गिरा हुआ होगा। इसका मतलब पूरा खानदान ही गिरा हुआ हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा पूरा खानदान ही एकदम पूरा नीचे जमीन पे गिर जाएगा। तो ये फायदा है नहीं पढ़ने का। तो अब आपके हाथ में, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। पढ़िएगा तब भी एक फायदा है, नहीं पढ़िएगा तो भी एक फायदा है। तो आप अब ये आपके हाथ में है कि चीजों को समझना है। दिमाग, जैसे जिम जाते हैं तो वहां पे ताकत लगाना पड़ता है शरीर का, तो पूरा शरीर बनना होता है। वैसे ही जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, दिमाग नहीं लगेगा, तब तक इतना आसान नहीं होता है हर चीज पढ़ना, हर चीज समझना। जब खपाना पड़ता है दिमाग, हम लोग को भी खपाना पड़ता है कि क्या करें यहाँ पे कि सामने वाले को समझ में आए। हम लोग को सबको सोचना पड़ता है। तो अगर आप या तो आप पढ़िए, पढ़ाई की फील्ड में है तो पढ़िए, पढ़ना ही है, नहीं तो छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में है। 1 मिनट से 1 मिनट छोड़ दे सर, ऐसे कैसे छोड़ दे सर, पढ़ाई छोड़ दें।
कुछ भी बोल देते हैं आप पढ़ाई छोड़ दें, तो आप क्या करिएगा? पढ़ाई नहीं छूटिए तो क्या आपको या तो जान लगा देना है। जो चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चाहे जहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें या तो जान लगा दीजिए, नहीं तो उसको एकदम से जाने दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको। दो ही काम, यस और नो। या तो पढ़ना है तो पूरे अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो एकदम उसको बाइकआउट कर देना। अभी आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही लेक्चर हो जाता है, बीच बीच में कभी कभी हवा देना जरूरी होता है। तो इस तरह से जो पहला था इक्लिप्स डिवीजन लेमा पे, इस तरह का जो क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही खूंखार टाइप का क्वेश्चन होता है, जो स्टूडेंट्स को बहुत डराता है। एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है, कुछ नाटक होता है जिसको याद रखना होता है कि कौन से फॉर्म का कहाँ पे यूज करें, किस तरह के क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, वो आपके हाथ में। ये जो लोग ये 6 क्वेश्चन देख चुके होंगे शुरू से अभी तक, उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट।